स्टूडेंट निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ा रहे थे आपको संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत संस्कृत भाषा संरचना की विशिष्टताएं। संस्कृत भाषा की विशिष्टताएं। अब इन विशिष्टताओं में हमने आपको 3 पॉइंट करा चुके हैं। उसमें पहली थी संयोगात्मक भाषा, अर्थात परस्पर रूप में किस प्रकार से जोड़ी जाती है, वो होती है संयोगात्मक भाषा। उसके बाद पढ़ाए थे आपको शब्द रूप। शब्द रूपों के अंतर्गत हमने आपको बतलाया था क्या थे, संज्ञा शब्द, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये सारी चीज़ों को हम आपको बतला चुके हैं। उसमें शब्दयोगी अव्यय, उभानवायी अव्यय, ये सारी चीज। उसके बाद लिंग। संस्कृत भाषा में कितने प्रकार के लिंग बतलाए गए हैं? 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब उसके बाद नंबर 4 है वचन। संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम जब शब्द रूपों का निर्माण करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं। इधर विभक्ति आ जाती है और इधर वचन आ जाते हैं। जैसे बतलाते हैं, जैसे वचनों को देख लीजिए। एक वचन राम है, रामऊ और रामः, राम रामऊ रामा। ये सारी चीजें हम वचनों के अंतर्गत। एक वचन 2 हैं, कहते हैं 2 लड़के जा रहे हैं, तो बहुवचन में आ जाएगा 2 लड़के जा रहे हैं। एक लड़का गया तो एक पे राम आ जाएगा, 2 पे 2 आ जाएंगे, 2 आ जाएगा। और त्रय पे मतलब बहुवचन, त्रय नहीं होता है, बहुवचन के रूप में डिवाइडेस होता है। तो संस्कृत भाषा में भी 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 3 या 3 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों के रूप में विभक्तियों में तीनों वचनों में होते हैं। संज्ञा के शब्द भी, विशेषण और विभक्ति, ये सारे तीनों रूपों में होते हैं। विभक्ति भी होती है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और सप्तमी। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में वैसे कारकों के अनुसार देखे जाते हैं। विभक्ति तो होती है 7, अगर पूछे जाते हैं कारक कितने होते हैं 6, तो उसमें क्या एक संबंध कारक हो जाता है, वो षष्ठी विभक्ति होती है, उसमें को संबंध कारक कहते हैं। काके की, रारे री, नाने नी, उन संबंध को हटा देना, इसलिए कारक 6 माने गए। और विभक्ति कितनी होती है? 7। लास्ट की जो होती है वो होती है क्या? संबोधन। इसमें विभक्ति होती है जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और लास्ट में आ जाएगा आपका संबोधन। अब संबोधन को अगर हम कारकों के अनुसार देखें तो जो संबोधन का जो वर्ण होता है वो ही प्रथमा को ही संबोधन माना गया है। जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, संबोधित करना, बुलाना, तो तेज आवाज, हे कृष्ण आगच्छ, अरे कृष्ण आओ, तो एक ही वचन में भाषा बोलते हैं उसको, जो वचन है उसी में। तो संबोधन को किस में डिवाइड किया, मतलब किसी का रूप माना है प्रथमा विभक्ति का। तो विभक्ति हमारी कितनी होती है? 7। और वचन हमारे कितने होते हैं? 3। इनका हमने एक वचन में एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 3 या 3 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वचन हो गए आपके। अब हो गया उपसर्ग। संस्कृत भाषा में उपसर्ग, अब जैसे उपसर्ग अगर देखा जाए संस्कृत भाषा में उपसर्ग 22 माने हैं। वैसे संपरि, गुरु, से चलो, बस बहुत सारे उपसर्ग है, टोटल संख्या 22 मानी जाती है। किनकी? उपसर्गों की। तो उपसर्ग का भी एक श्लोक बतलाया गया कि उपसर्गेन घत्वर्थे बलादरण्यते नीयते। क्या है सब? उपसर्गे
उपसर्गे धात्वर्थे वलाद उपसर्गे धात्वर्थो वलाद अन्यत्र नीयते। धात्वार्थो वलाद अन्यत्र नीयते। उपसर्गे धात्वार्थो वलाद अन्यत्र नीयते। प्रहार हार संहार विहार परिहार। प्रहार हार प्रहार हार संहार हार प्रहार हार प्रहारा हारा प्रहारा हार संहार हार विहार परिवतय। प्रहार हारा संहार विहार अतिव्यते। क्या कहलाता है? उपसर्ग धात्वार्थो विहार का परिहार वतय। प्रत्यय कर दो या परिहार वत कर दो। परिहार वतय। इसमें बतलाया गया उपसर्गों में अर्थात उपसर्गों के प्रयोग से धातु का अर्थ दूर ले जाया जाता है। अर्थात धातु का अर्थ क्या करता है? बदल जाता है। जैसे उपसर्ग से हम किसका रूप बदल देते हैं? जो धातु होती है, जैसे तल नम कथ पट हस नी कथ, ये जो सारी धातु है उपसर्गों के द्वारा इनका रूप ही क्या हो जाता है? बदल जाता है। अर्थात तो कहने का तात्पर्य उसका रूप बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। जैसे प्रे उपसर्ग हो गया हार, प्रे उपसर्ग री धातु प्रहार, सम उपसर्ग हो गया री धातु संहार। जैसे प्रे तो क्या हो गया? उपसर्ग, री क्या हो गई? धातु। तो इस धातु को उपसर्ग में लगा देते हैं और चौड़ी सीधे वृद्धि करके हार हो जाएगा। हार से फिर बन जाएगा क्या? प्रहार। उसी प्रकार से संहार, उसी प्रकार से विहार। कहने का तात्पर्य है उपसर्ग धातुओं के साथ मिलकर के शब्द के रूप को ही बदल देती है। रूप ही इसका चेंज हो जाता है। किसके द्वारा? उपसर्गों के द्वारा। कुछ उपसर्ग धातु का अर्थ बदलते हैं और कुछ तो उपसर्ग क्या होते हैं? वो धातु का ही अर्थ बदलते हैं। री धातु है हरण करना तो प्रहार, री धातु है हरण करना, सम धातु है। जैसे कुछ उपसर्ग धातु का ही अर्थ बदल देते हैं। अर्थ बदल देते हैं। कुछ उपसर्ग धातु का ही अर्थ बदल देते हैं। कुछ उपसर्ग धातु का यथावत अर्थ रखते हैं। कुछ उपसर्ग धातु को बल प्रदान, कुछ उपसर्ग धातु को यथावत रखते हैं। 3 टेंस है, सेंटेंस है। कोई तो धातु का अर्थ ही बदल देते हैं, कुछ उपसर्ग धातु को यथावत रखते हैं, जैसा है ऐसा ही। और तीसरा जो सेंटेंस है इसमें वह है कुछ उपसर्ग धातु के अर्थ को बल प्रदान करते हैं। कुछ उपसर्ग धातु के अर्थ को बल प्रदान करते हैं। धातु के अर्थ को क्या करते हैं? बल प्रदान करते हैं। जैसे
युद्धे रावणः रावण जयति। युद्धे जैसे युद्धे रावण राम जयति। ठीक है, एक सेंटेंस ये बन गया। युद्ध में युद्धे रामे रावणम जयति। युद्धे राम रावणम जयति। एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा इसका सेंटेंस है युद्धे राम रावणम पराजयते। युद्धे राम रावणम पराजयते। पहले एक बार लिखते जाइए, फिर बताएंगे कहाँ पर इसका अर्थ बदल रहा है, कहाँ बल दे रहा है, कहाँ युद्धे रावण है रावणम पराजयते। अगला जो सेंटेंस है वह है रामे सीतया सह गच्छति। राम है सीतया सह गच्छति। रामे सीतया सह गच्छति। अगला सेंटेंस है रामे सीतया संगच्छते। रामे सीतया संगच्छते। चार आपको क्या दिए, श्लोक दिए, चार आपको वाक्य दिए। जैसे पहला है युद्धे रावण रावणम जयति। इन वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि धातु अपसर जोड़ने से न केवल धातु का अर्थ बदलता है बल्कि उसका पद भी बदलता है। जैसे जयति यानी जीतता है, पराजयते जयति यानी जीतना, पराजयते यानी हारना, गच्छति यानी जाना। ये भी साथ में संगच्छते यानी साथ में जाना। इनका रूप कुछ जगह तो बिल्कुल एजेक्ट जैसा ही है, कुछ जगह इसका रूप ही बदल गया। जहाँ उपसर्ग लगे गए वहाँ इनका रूप ही बदल जाता है। गच्छति परस्मैपद, संगच्छते आत्मनेपद। जैसे युद्धे राम है रावणम जयति। युद्ध में राम रावण से क्या करता है, जीतता है। ये तो एक साधारण वाक्य हो गया परस्मयी पदी का। आत्मयी पदी और परस्मयी पदी आपने पढ़ी होंगी शब्द धातु रूपों में। परस्मयी पदी की धातु पठती पठत पठंती, ये तो हो गई परस्मयी पदी। आत्मनेपदी सेवते सेवते और सेवंते, ये हो गए आत्मनेपदी। पराजयते, अब या तो राम इसमें क्या हो गया, जीत गया। और युद्धे रावण है राम से, रावण पराजित हो गया किससे, राम से। यहाँ अर्थ प्र उपसर्ग लग गया, यहाँ साधारण वाक्य हो गया। यहाँ उपसर्ग से इसका रूप कुछ जगह तो अर्थ जैसा है उपसर्ग धातु जैसा ही बदल देते हैं, कुछ धातु को यथावत रखते हैं और कुछ उसको बल प्रदान करते हैं। श्री राम सीता के साथ गए तो किसके साथ गए, सीता के साथ गए। रामे सीताया संगच्छते, सीता के संग गए, साथ में जाना। तो कुछ यहाँ क्या लग गया, उपसर्ग ये हो गया साधारण वाक्य और यहाँ हो गया उपसर्ग से इसका रूप ही चेंज कर देना। कहीं तो उसको बल प्रदान कर देते हैं, कहीं पर उसको यथावत रख देते हैं, तो दोनों का इसमें अर्थ बदल जाता है। कुछ उपसर्ग धातु में जोड़ने से उसका अर्थ एवं पद नहीं बदलते हैं। जैसे छात्र विद्यालयं विशति या प्रवेशति, कहीं पर तो बल प्रदान करना, कहीं पर यथावत जैसा है ऐसे ही रखना। जय साधारण वाक्य में इसमें पराजित हो गया, इसमें सम उपसर्ग लग गया, इसमें रूप चेंज कर देना, अर्थ को बदल देना। अगला जो इसी उपसर्ग का दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कहता है, कुछ उपसर्ग धातु में जोड़ने से उसका अर्थ
कुछ उपसर्ग धातु में जोड़ने से उसका अर्थ कुछ उपसर्ग धातु में जोड़ने से उसका अर्थ एवं पद नहीं बदलते। अर्थ एवं पद नहीं बदलते। कैसे? जैसे छात्र है विद्यालयं प्रविशति, जैसे छात्र है विद्यालयं प्रविशति या विशति। छात्र है विद्यालयं विशति या प्रविशति। वायान अथवा अव्यय जोड़ देते। कुछ उपसर्ग धातु में जोड़ने से उसका अर्थ एवं पद नहीं बदलते। एडजेक्टिव जैसे हैं वो वैसे ही रहेगा। प्रे उपसर्ग लगा दे तो भी ये चीज रहा, कोई चेंज ही नहीं हुआ इसमें। तो कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जिसका रूप नहीं बदलता, जैसे है वैसे ही रहना। अगला जो इसमें पॉइंट बतलाया वह है कुछ उपसर्ग धातु में जोड़ने से, कुछ उपसर्ग धातु में, कुछ उपसर्ग नंबर 3 पॉइंट, उपसर्ग धातु में जोड़ने से, कुछ उपसर्ग धातु में जोड़ने से धातु का अर्थ नहीं बदलता बल्कि अधिक परिणाम कारक होता है। धातु का अर्थ नहीं बदलता, अर्थ नहीं बदलता बल्कि परिणाम कारक। धातु का अर्थ नहीं बदलता बल्कि अधिक परिणाम कारक होता है। बल्कि अधिक परिणाम कारक होता है। ऊपर का वाक्य क्या कह रहा है? धातु को जोड़ने से उपसर्ग, कुछ उपसर्ग धातु में जोड़ने से उसका अर्थ नहीं बदलते। एडजेक्टिव जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नीचे का जो पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है कुछ उपसर्ग धातु में जोड़ने से धातु का अर्थ तो नहीं बदलता बल्कि अधिक परिणाम कारक होता है। परिणाम क्या होता है? अधिक। जैसे सततो उद्योगेन धनम विप्रवदते, सततो उद्योगेन धनम, सततो उद्योगेन धनम विप्रवर्धते, विप्रवर्धते। हमेशा प्रयास करने से धन वृद्धि करता है। दोनों के आगे अधिक परिणाम कारक, धन में वृद्धि करना, सतत प्रयास करते रहने से, उद्योग का निर्माण, उद्योग में कार्य करने से, मेहनत करने से धन की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसमें धातु का अर्थ नहीं बदलता परंतु परिणाम क्या होता है? अधिक होता है। कौन सा उपसर्ग? किसमें? उपसर्गों में। अगला जो इसका एक और पॉइंट है वो है संस्कृत में धातु में एक से अधिक उपसर्ग भी जोड़े जा सकते हैं। उसमें इसमें भी जुड़ रहा है व्रीहि प्रय। संस्कृत में, संस्कृत उपसर्ग में, संस्कृत उपसर्ग में एक से अधिक संस्कृत उपसर्ग में एक से अधिक, संस्कृत धातु में एक से अधिक, उपसर्ग में नहीं, संस्कृत धातु में एक से अधिक उपसर्ग जोड़े जा सकते हैं।
एक से अधिक उपसर्ग जोड़ सकते हैं। जैसे नृपे सिंहासने सम उपावशति, नृपे सिंहासने, नृपे सिंहासने समुपावशति, समुपाविशति, समुपसर्ग हो गया, उपसर्ग हो गया और सिंहासन पे सम उपवाविशति। इस वाक्य में धातु रूप विशति में के आरंभ में सम उप और आ उपसर्ग जोड़े हैं। सम उप और आ, ये क्या जोड़ गए? 3 उपसर्ग। तो कुछ उपसर्ग क्या होते हैं धातु में, एक से अधिक हम लगा सकते हैं। कुछ उपसर्ग यथावत रहते हैं, कुछ उपसर्ग धातु का रहते तो ऐसे ही हैं पर अधिक परिणाम कारक सिद्ध होते हैं, और कुछ उपसर्ग धातु का अर्थ बदलते। तो तीनों का जो मैंने, कुछ तो यथावत रहते हैं, कुछ अर्थ परिवर्तन कर देते हैं और कुछ अधिक बल प्रदान करते हैं। तो अधिक बल प्रदान में ये हुआ ना कि सततो उद्योगेन धनम भी प्रवर्धते, हमेशा प्रयास करने से उद्योग में अधिक धन की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो बी और प्र, यहाँ पर भी 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। ये थी संस्कृत भाषा की विशिष्टताएं। अब अगला कौन सा है? इसमें संयोगात्मक हो गया, शब्द रूप हो गया, उधर लिंग हो गया, वचन हो गया और उपसर्ग। अब इसके बाद में संधि। क्या है? संधि। दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 2 वर्णों के परस्पर, सीधी सी भाषा में 2 वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। समझौता कहते हैं ना, समझौता कर लेना, किसी वर्ण का आ जाना और नए वर्ण का उद्भव हो जाना, ये संधि के अंतर्गत ही तो आता है। जैसे विद्यालय, हिमालय, संधि को तो आप छोटे से पढ़ते आए हो, संधि के बारे में तो अच्छे से जानते हो। 2 वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि भी इसमें 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 की। पहली स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 कौन सी? बताइए, जानते हो? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी काफी सारे भेद होते हैं, जैसे 4-5, कुछ विद्वान अलग बताते हैं, कुछ मत एक नहीं है। व्यंजन के भी काफी सारे, इसमें जो सूत्र होते हैं, सूत्रों के माध्यम से हम संधियों का निर्माण, जैसे अक सवर्ण दीर्घ संधि का सूत्र हो गया, यण संधि, एको यणची यण संधि का हो गया। उधर वो बहुत सारी जो संधि है, उन सारी संधियों का सूत्रों के अनुसार हम इनका निर्माण करते हैं। तो जैसे स्वर संधि का हम ले लें, जैसे विद्यालय, हम कहते हैं विद्यालय, तो इसका हम विच्छेद करेंगे, विद्याधन आलय। अब मेल कैसे हो जाएंगे? आ प्लस अ बराबर आ, या एक विद तो होता नहीं, विद का कोई अर्थ नहीं होता है, तो जिसका अर्थ निकले विद्याधन आलय, आ मिलकर संधि होती है। जैसे आ हो गया, रा गया, दोनों का अके सवर्ण दीर्घ, जहाँ सवर्ण शब्द आए, सवर्ण का मतलब एक जैसा है। ए आ, ए के बाद ए, आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद ऊ, री के बाद री, री के बाद री, सवर्ण इधर भी है, यही है, उधर भी अके सवर्ण दीर्घ, अर्थात दोनों ही समान सवर्ण वर्ण आए, वहाँ
स्वर संधि अर्थात दीर्घ संधि होती है। तो इन दोनों के परस्पर क्या हो गया, मेल हो गया। मेल होने से, समझौता होने से मेल जो हो गया, मिल गए दोनों वर्ण, तो क्या कहलाई, संधि कहलाई। तो संधियों में काफ़ी विशेषताएं इसकी, काफ़ी इसके भेद हैं, उपभेद हैं। उन भेदों के माध्यम से हम संधि काफ़ी बड़ी हैं, इसकी विशिष्टताएं बतलाई हैं। ऐसे ही जैसे व्यंजन संधि के अंग, इसकी ले लो, ये तो हो गई कौन सी हमारी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के अंतर्गत आ गई। अब जैसे आप एक इसकी और ले लो, न्याय। न्याय शब्द ले लिए। अब न्याय को हम किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करेंगे, न्याय कैसे करेंगे, वहाँ कह दिया अभी कि न्याय में आप समान वर्ण, अभी तो आप अगर सवर्ण दीर्घ बता रही थी तो समान वर्ण हो गए, तो उसमें अब न्याय में तो कोई समान वर्ण दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कौन सी संधि का वर्ण है, शब्द कौन सा है, वर्ण कौन सा है। तो हम करेंगे इसका न्याय में निधन आय। निधन आय कैसे, ये हो गया इको याणची। इक के स्थान पर अगर यण आदेश हो जाए, इक के स्थान पर यण आदेश होना, तो ये पहले जो प्रत्याहार होते हैं उन प्रत्याहारों का पहले वर्णन किया जाता है कि इस प्रत्याहार में ये वर्ण आएंगे, इस प्रत्याहार में अक प्रत्याहार, ण प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार। उन प्रत्याहारों के वर्णन के बाद में ही आप संधि का निर्माण कर सकते हो। तो नी के स्थान पर, इसमें शब्द दिए होते हैं फिक्स, ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वे, रि के स्थान पर रे, रि के स्थान पर ले, तो यहाँ आ गया ई, ने हो गया हलन, ई हो गई ई। तो ई के स्थान पर हम क्या करेंगे, ये हो गया, ई के स्थान पर ये हो गया। अब इसको, ये तो हो गया हलंत वर्ण, क्योंकि स्वर के मिलने पर ये क्या हो जाता है, पूरा वर्ण कहलाता है। नामी व्यंजन है तो क्या हो गया, आधा वर्ण। तो स्वर के मिलने पर इसको पूरा वर्ण हो जाएगा, तो आधा होगा, तो फिर हम इसको कैसे मिलाएंगे, फिर ए के बाद ये हो गया, ई के बाद ये, फिर ये हो गया आय, इसमें इसको मिला देंगे, क्या बन गया, आधा ने, ये इसमें मिल गया यार ना। तो इन सब के वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे तट्टिका, तलय, उपान्वय, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम से संस्कृत भाषा की रचना की गई है। जैसे कोअपि, कोअपि। अब इसके हम दो सूत्र लगाते हैं, कोअपि ये हो जाता है, तो कह धन विसर्ग लेते हैं, तो कह धन अपि। अत्र पूर्वार्थ सिद्धा से इसका अवग्रह का चिन्ह, अवग्रह का चिन्ह आ जाता है, और इसमें आ जाता है, इसका हो जाता है ओ, और इसका हो जाता है एक स्थान पर अवग्रह का चिन्ह, तो ये हो गया विसर्ग संधि। और वैसे इसका करेंगे तो ये हो जाएगा को प्लस अपि, या के प्लस अपि, को प्लस अपि। तो यहाँ आ जाएगी पूर्व रूप संधि, और यहाँ हो जाएगी कौन सी, विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो ये जो वर्ण हैं, ये पहले तो हो जाते हैं विच्छेद, विच्छेद के बाद इनको मिलाना, दोनों का संयुक्तीकरण करना, क्या कहलाता है, संधि कहलाती है। तो संधि हमारी कितने प्रकार की बतलाई गई है, 3 प्रकार की बतलाई गई है। तो हमने संस्कृत भाषा की विशिष्टताओं के अंतर्गत आपको कुछ शब्दों को आपको बतलाया। जैसे पहले हो गई सामासिक, कौन सा बतलाया, पहले हो गया इसका संयोगात्मक भाषा, फिर शब्द रूप, संज्ञा, इनकी सारी हो गई, फिर हो गई लिंग, वचन, उपसर्ग, संधि। अब 2 और 3 पॉइंट और है, इसके कुछ समास वगैरह और है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।